तो आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, यह समझिए कि किसी चालक में धारा का जो प्रवाह जो है किन कारणों से होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि तांबे से धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है, चांदी में और भी बेहतर तरीके से होता है। जो एल्युमिनियम है उसमें थोड़ा सा इन दोनों की अपेक्षा जो है थोड़ा कम तेजी से होता है। ये सब के पीछे क्या कारण है? तो इन सभी के पीछे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है। तो हम लोग आज समझते हैं कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है क्या। तो इसका जो बेसिक फंडा है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का जो बेसिक फंडा है, हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख सकते हैं। सभी धातुएं जो है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है और इनमें विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो कोई भी चालक है, उसमें जो धारा का जो प्रवाह है, विद्युत का जो चालन है, उसका मुख्य कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, हम लोग इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और मान लेते हैं कि ये परमाणु, हम लोग मान लेते हैं ये परमाणु है। और परमाणु का जो नाभिक है, ये नाभिक धनावेशित होता है, यानी कि यहाँ पर मौजूद रहता है P+N। और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर यानी कि नाभिक पर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है एक धनावेशित कण है, जो इलेक्ट्रॉन है एक ऋणावेशित कण है, जबकि जो न्यूट्रॉन है इस पर किसी भी प्रकार के आवेश नहीं होते हैं। इसलिए जो नाभिक है वह धनावेशित होता है और उसके बाहर विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। आप यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं यही नाभिक है। ये जो काला वाला दिख रहे हैं, ये डार्क है, ये है नाभिक, यह नाभिक है। और ये चित्र हम लोग का किसका बना हुआ है? तो ये चित्र है परमाणु का, ये चित्र है परमाणु का। और देख रहे हैं इस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील है, विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो ये जो नाभिक है इस पर ये धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है। तो ये जो नाभिक है ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पर जो है पकड़ मजबूत रखता है। इस पर क्या करेगा? पकड़ मजबूत रखेगा। जब पकड़ मजबूत रखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को आसानी से नहीं छोड़ते। अब जैसे जैसे नाभिक से दूर जाया जाता है, ये नाभिक है, नाभिक से जैसे जैसे दूर जाया जाता है वैसे वैसे इस नाभिक का पकड़ इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कमजोर होते जाता है। नाभिक का पकड़ बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच जो है आकर्षण बल लगता है। इसके कारण यहाँ पर पकड़ बनाए हुए रहता है। जैसे जैसे दूर जाया जाता है वैसे वैसे नाभिक का पकड़ इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कमजोर होते जाता है और सबसे बाहर वाला जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर पकड़ इन सभी इलेक्ट्रॉनों का बहुत ही कमजोर होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के नजदीक रहता है उन सभी इलेक्ट्रॉन पर जो है पकड़ मजबूत रहता है और इन सभी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संबंध इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? संबंध इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन।
बाउंड इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, संबंध इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी कक्षा आसानी से नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इन पर पकड़ नाभिक का काफी प्रबल होता है, मजबूत होता है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे नाभिक का पकड़ इलेक्ट्रॉनों पर कमजोर होते जाता है। और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का पकड़ बहुत ही कमजोर होता है। यदि इन सभी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ऊर्जा मिले, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहरी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इन सभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हिंदी में हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के यहाँ दो कैटेगरी हम लोग लिए। पहला हम लोग का है संबंध इलेक्ट्रॉन और दूसरा है बाउंड इलेक्ट्रॉन। संबंध इलेक्ट्रॉन ये वैसे इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के नजदीक उपस्थित होते हैं, विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में गतिशील रहते हैं नाभिक के नजदीक, जिन पर नाभिक का पकड़ प्रबल होता है, मजबूत होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ये वैसे इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो है ये घूमते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, और इन पर पकड़ नाभिक का कमजोर होता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी धातु की जो चालकता है, हम लोग लिख सकते हैं धातु की चालकता किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलने का मतलब यह है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, धातु की चालकता उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि चांदी की जो चालकता है वह सबसे अधिक है, तांबा का उससे कम है, और एल्यूमिनियम का उससे भी कम है। और ये इस तरह से सीरीज चलते रहता है। देखिए, यानी कि चांदी की चालकता सबसे अधिक है, यानी कि चांदी के जो पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तांबा में चांदी से थोड़ा कम है, एल्युमिनियम में और भी कम है। तो इस तरह से किसी भी धातु की जो चालकता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बच्चों, आइए अब हम लोग जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम लोग कोई चालक है और इस चालक के अंदर बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हम लोग कुछ ही मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखाए हैं, बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जैसे मन वैसे गति कर रही है। देख रहे हैं, ये हम दिशा दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे मन तैसे गति कर रही है, जैसे मन जिधर मन उधर गति कर रही है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जैसे मन वैसे गति करेगी तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अनियमित गति। जब चालक के सिरों पर कोई भी विभवांतर का स्रोत हम लोग नहीं लगाते हैं, तब चालक के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं, जैसे मन वैसे गति करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति का औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। मान लीजिए कि ये जो जितने इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लेते हैं पहला, आप इसे मान लीजिए दूसरा, इसे मान लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसी तरह से आगे लिखते चलिए। और इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है हम लोग मान लेते हैं क्रमशः U1, हम लोग मान लेते हैं U2,
हम लोग मान लेते हैं U3, हम लोग मान लेते हैं U4 डैश डैश डैश, हम लोग मान लेते हैं UN। तो हम लोग औसत वेग लिखेंगे हम लोग औसत वेग, तो एवरेज लिख दिए, तो लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 प्लस UN बाई N, जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा बाई N, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। ये औसत वेग 0 होने के कारण ही जो है किसी चालक के सिरों पर बिना विभवांतर लगाए उस चालक से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कोई हम लोग चालक यहाँ पर चालक लिए हैं, और ये जो ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा है, ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सारा ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर मन उधर गति कर रही है, इसलिए इन सभी इलेक्ट्रॉनों की गति को हम लोग बोलेंगे अनियमित गति। तो इसको इंग्लिश में लिखा गया है रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जानते हैं अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग या संवहन वेग, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये अनुगमन वेग या संवहन वेग किसे कहते हैं। कोई भी चालक हो, जैसे मान लेते हैं ये चालक लिए हैं, यह चालक है, और इस चालक के सिरों पर कोई स्रोत आरोपित कर दिया जाता है, कोई स्रोत आरोपित कर देते हैं, तब स्रोत आरोपित करेंगे तो इसे धारा प्रवाहित करने लगेगा। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होकर, और ये सारा इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से गतिशील होने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और इस अधिकतम वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जब चालक के सिरों पर स्रोत चालक के सिरों पर स्रोत आरोपित किया जाता है, तो उनके मध्य, मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से गतिशील हो जाती है, और यही अधिकतम वेग अनुगमन वेग या संवहन वेग कहलाता है। बोलने का मतलब यह हुआ कि जब ये चालक है, इस चालक के सिरों पर हम लोग स्रोत आरोपित कर देंगे, तो स्रोत आरोपित करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर डायग्राम ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और धारा का डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है
धारा के दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम लोग स्रोत आरोपित करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से जो है गतिशील हो जाती है। तो जो अधिकतम वेग उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होता है वह अधिकतम वेग ही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। तो ये हो जाएगा अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे जनरली हम लोग VD से दिखाते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है VD बराबर I/A/NE। आगे चलकर इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे कैसे ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। I का मतलब इससे प्रवाहित धारा, इससे प्रवाहित धारा। ध्यान दीजिएगा डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इधर वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा और ये इस तरह से है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है धारा की दिशा के विपरीत है। तो ये प्रवाहित धारा है, ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एन का मतलब हो गया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो ई है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आई का मतलब हो गया, यहाँ लिख देते हैं धारा। ए का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एन का मतलब हो गया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो इस तरह से हम लोग जो है अनुगमन वेग के बारे में जाने। ये फॉर्मूला को आगे चल के हम लोग डिराइव करेंगे। आइए अब हम लोग श्रांति काल के बारे में हम लोग जानते हैं कि श्रांति काल है क्या। तो यहाँ पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए यह कोई चालक है, यह कोई चालक यहाँ ले लिए हैं और ये चालक का एक सिरा हो गया और यह चालक का दूसरा सिरा हो गया और इस सिरों के किनारे कोई स्रोत आरोपित कर दिया गया है। यहाँ स्रोत आरोपित कर देते हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और धारा का जो प्रवाह होगा वह इधर होगा और इधर होगा। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा इस तरह से और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इस तरह से, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो बच्चों जब चालक के सिरों के किनारे पर जब कोई स्रोत आरोपित किया जाता है तब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अधिकतम वेग से गतिशील हो जाते हैं और अधिकतम वेग से गतिशील होकर ये इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाला इलेक्ट्रॉन में टक्कर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर ये इसमें टक्कर करेगा। इस तरह से लगातार टक्कर होते रहते हैं। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दो लगातार टक्कर के बीच का जो समय अंतराल है उस समय अंतराल को ही हम लोग श्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दो क्रमागत का मतलब हो गया लगातार। दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या बोलेंगे, समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति कहते हैं। बोलने का मतलब यह हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टक्कर मारा तो एक टक्कर हुआ, पहला टक्कर, फिर ये जाएगा इस पर टक्कर मारेगा तो ये दूसरा टक्कर, तो यहाँ पर टक्कर मारा, फिर यहाँ पर टक्कर मारा, तो ये दो गुट लगातार टक्कर हुआ और यहाँ पर टक्कर मारा, टाइमिंग नोट कर लिए, यहाँ पर टक्कर मारा, टाइमिंग नोट कर लिए, और इन दोनों के बीच कितने समय बाद यह फिर टक्कर मारा वह समय अंतराल ही क्या कहलाएगा, श्रांति काल से नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो श्रांति काल का जो हम लोग फॉर्मूला होता है श्रांति काल के लिए हम लोग देते हैं λ/VR, यानी कि ये RMS वैल्यू है किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग का। तो श्रांति काल को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, ये सिंबल है। और ये जो लेम्डा है, लेम्डा को हम लोग
माध्य मुक्त पथ के नाम से हम लोग जानते हैं, माध्य मुक्त पथ के नाम से जानते हैं। और जो हियार है इसको बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल। और ये जो लेम्डा का जो मान होता है, ये लेम्डा का मान लगभग 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है, जबकि जो टाउ है इसका मान 10⁻⁻14 सेकेंड कोटि का होता है। तो ये लेम्डा का मतलब जो है यहाँ से और यहाँ दो को लगातार टक्कर हुआ तो कितना दूरी है, यही क्या हो गया, लेम्डा हो गया। और समय अंतराल कहलाएगा हम लोग का ये टाउ यानी कि श्रांति काल। तो इस तरह से हम लोग श्रांति काल के बारे में जाने।